गाइस, मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 12th का चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है ये। आज से हम शुरू करते हैं। ये पॉलिटिक्स का चैप्टर है, फर्स्ट क्लास 12th का। ये मैं पहली बार शुरू कर रहा हूँ इस चैप्टर को मेरे चैनल में। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस चैप्टर से दोबारा आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ना नहीं पड़ेगा, अगर आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो। ठीक है, चलिए शुरू करें। फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम होता है चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग का मतलब क्या होता है उसके बारे में समझिए थोड़ा सा। ये बोलता है कि जैसे नेशन जो हमारा है, इंडिया जो हमारा नेशन है इंडिया, ठीक है, उसको एक बिल्डअप करने के लिए, मतलब मान लीजिए कि नेशन को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है, हमें कौन कौन से चैलेंज को क्या करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या हुए थे 14 अगस्त को रात 14 अगस्त को क्या हुए थे, रात को हम लोग अपने आप को आज़ाद घोषित किए थे 12:10 पे। ठीक है, तो ये जो 12:10 के कारण क्या हुआ, हम इसे पता है हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग AM में इसको कंक्लूड करते हैं, और प्लस में जैसे 12:01 होता है तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नेक्स्ट डे घोषित कर देते हैं। मतलब जैसे रात के 12:10 हुआ, तो इसीलिए हम इसको क्या कंसिडर करते हैं कि हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए। कब आज़ाद हुए? 15 अगस्त को। वैसे मायने में हम आज़ाद हुए थे 14 अगस्त की रात को 12:10 पे। ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट चीज़ें नहीं है, ठीक है, ईजी है, जो इंडिया में ये चीज़ें समझी जाती है। ठीक है, और वैसे रियलिटी है कि भाई बुक में जो लिखा हुआ है कि हम 14 अगस्त के 12:10 पे हुए थे, वो तो फिर कहने के हो गए, क्योंकि हम लोग आजकल बर्थडे भी मनाते हैं। तो कब मनाते हैं हम लोग? बर्थडे मनाते हैं जैसे 12:01 होता है, हम लोग भाई उसे विश करने लग जाते हैं जिसका बर्थडे होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे। ठीक है, तो आज़ादी के दिन हमें नेहरू जी जो दिख रहे हैं आपको, ये नेहरू दिख रहे हैं, ये नेहरू जी ने हमें क्या दिया, भाषण दिया। और भाषण देते हुए बोला कि देखो हम लोगों ने बहुत कठिनाइयों से, बहुत मुश्किल, कई जवानों के शहीद होने के बाद हम लोगों ने क्या पाई है, आज़ादी पाई है। तो इस आज़ादी को हम एक नए वधु के रूप में, वधु मतलब जानते, बहू के रूप में हम इसे स्वीकार करते हैं, नई दुल्हन के रूप में इसे स्वीकार करते हैं। और हमें इसमें जो भी क्या होगी, जो भी इस बिल्डअप को सही करने के लिए हमें जो भी चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़े वो हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो वही आज शुरू करते हैं। अब हम चैप्टर के अंदर आते हैं। कहते हैं चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग जो है, इसके कौन कौन से चैलेंजेस थे। तो याद रखिएगा, जैसे हम लोग 14 से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, ठीक है, कब आज़ाद हुए? मिडनाइट में हमें फ्रीडम मिली। जैसे हमें फ्रीडम मिली मिडनाइट में, ठीक है, इंडिया अटेंड किया इंडिपेंडेंस डे। क्या अटेंड किया? इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस, जिसमें जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन बने? जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, थोड़ा डार्क कलर, एक सेकंड, इस पे साफ मज़ा नहीं आ रहा, लाइट ही लेना पड़ेगा इस। चलिए, ठीक है, कह रहे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जब पहले प्राइम मिनिस्टर बने तो वही उन्होंने क्या दिया, एक स्पीच दिया है सेशन को। स्पीच बताया अभी आपको, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली जहाँ पे संविधान हमारा बन रहा था, वहाँ पे एक दिया, क्या बोला कि ट्रेस्ट विद डेस्टिनी। वही बोला कि हमारे जो भारत है वो क्या, एक नई वधु के रूप में हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम लोग। कहते हैं इंडिया वॉज बोर्न इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। ये सारी मैंने चीज़ें बता दी कि कई जवानों के शहीद होने के बाद, कई तकलीफों को झेलने के बाद, कई सालों की मेहनत के बाद हमें क्या मिला था, फ्रीडम मिला था। इस फ्रीडम के बाद क्या हुआ था, हमारा भारत भी क्या हुआ, भारत का पार्टीशन हो गया, मतलब 2 पार्ट में बट गया इंडिया। ठीक है, विच मेड अप पीपल ऑफ होमलेस, जिसके कारण से क्या बहुत सारे लोग बेघर भी हो चुके थे। ठीक है, चलिए आगे 3 चैलेंजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला चैलेंज जो हमारा होता है वो होता है शेप ऑफ नेशन। मतलब पहला हमें कि इंडिया का शेप, जो इंडिया है ना हमारा, ठीक है, थोड़ा सा मेरा मैप सही है तो मैं आपको मैप बना के दिखा देता हूँ। इंडिया जो हमारी है उतनी भी सही नहीं है, ठीक है, ये इंडिया, ठीक है, ये इंडिया के अंदर कहता है
ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया कहते हैं कि भैया इंडिया ना 565 प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था, मतलब 565 ऐसे राजा थे जो छोटी छोटी जगहों पे क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या था, इंडिया हमारा इधर से और इधर से दोनों तरफ से क्या हो गया, बट गया पाकिस्तान के रूप में। तो जिसके इतने टुकड़े होने के बाद भी इन पूरे इंडिया को, इंडियन सिटीजन्स को एक करने का काम करना था, सबसे पहले चैलेंज हमारे पास ये था। इसके बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो था वो डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने के लिए हमें इलेक्शन की जरूरत थी। ठीक है, पहला क्या था, हमें शेप देना था, दूसरा डेमोक्रेसी करना था, और थर्ड जो था वो डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। किसके बारे में, डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे मेनली वो पढ़ेंगे फर्स्ट चैलेंज के बारे में, पढ़ेंगे नेशन बिल्डिंग के बारे में। ठीक है, तो वहीं पे आपका स्टार्ट करता हूँ मैं बिना रुके, इस चैप्टर को मैं शुरू करता हूँ कहाँ से, नेशन बिल्डिंग का जो भी आया था, यहाँ पे कौन कौन से चैलेंजेस इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा था, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मैपिंग प्रोसेस बता देता हूँ, मैपिंग से थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, कुछ खास नहीं बना पाता मैं आपको बिना देखे, देख के बना दूंगा। चलिए, ये इंडिया का मैप है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। ये जो मैप है ना, ये मैप ऐसा नहीं था, ये मैप यहाँ से जुड़ा हुआ था इधर की ओर, और इधर जो देख रहे हैं आप, इधर हमारा कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा कुछ ऐसे था, और भी ऐसे ऐसे कुछ था। ठीक है, मतलब ये दो पार्ट हमारे इंडिया के पहले हमारे पास थे। उसके बारे में आपको बताता हूँ। क्या हुआ कि एक पर्सन आया जिसका नाम था जिन्ना। क्या नाम था, जिन्ना। जिन्ना जो आया, इनका पूरा नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये लंदन से बैरिस्ट्री करके आए हुए थे, पढ़ाई करके आए हुए थे। इसमें ब्रिटिशर्स का जो था, ब्रिटिशर्स जो थे, इनका क्या मानना था कि इनका मानना था कि यार किसी भी देश को इतने टुकड़े कर दो कि कल को हमारे सामने वो टिक ना पाए। ठीक है, तो ये इससे पहले भी अमेरिका के कई टुकड़े करके आ चुका था ये। ठीक है, तो अमेरिका के टुकड़े जैसे किए थे, वो इसने ठान लिया था कि जैसे हमने पूरे ऊपर यूरोप के आसपास के जितने हमने टुकड़े किए वैसे ही हम क्या करेंगे, भारत के भी टुकड़े करेंगे। ठीक है, कौन सोच के ये आ रखे थे, ब्रिटिश वाले। अब ब्रिटिशर जब जाने लग गए तो उन्होंने एक रूल, जिन्ना जो आए लंदन से पढ़ के, जो जिन्ना आए, उन जिन्ना को क्या बोला कि वो देखो, तुम यहाँ पे तुम्हारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो तुम्हारी यहाँ पे क्या है, बिलो है। बिलो मतलब कम है। कम कैसे है, कंपैरिजन टू हिंदू। अगर हिंदू में कंपैरिजन किया जाए तो मुस्लिम पॉपुलेशन क्या है, आपकी कम है। कल को यहाँ पे कोई भी इलेक्शन होगा तो मुसलमानों को कोई यहाँ पे जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी आपको स्पेस नहीं मिलेगा। आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप एक बार इलेक्शन करवा के देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही पहले जिन्ना को भड़काया गया। भड़काने के बाद क्या किया गया कि जिन्ना कहीं भी कुछ भी करता, उसके बारे में ब्रिटिशर्स क्या करते, अखबार में छाप देते। अब अखबार में छपने की वजह से जिन्ना को लगता है मेरी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये भाई बाहर का पर्सन आया है इंडिया, और इंडिया में इसकी रिस्पेक्ट करने लग गए। तो जिन्ना बल्ली का बकरा बन रहा था, उसे पता नहीं था। ठीक है, अब वो जब लंदन से पढ़ के आया और जब इंडिया के अंदर आया तो देखा यार इंडिया वाले रिस्पेक्ट मेरी बहुत कर रहे हैं, बट वो इंडियंस तो नहीं थे, अंग्रेज थे। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्ना को एकदम क्या चढ़ा दिया, ताड़ के झाड़ पे चढ़ा दिया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे जिन्ना क्या हो गया, मान गया कि हाँ भैया मुझे अलग स्टेट चाहिए। तभी हमारे गांधी जी, जो गांधी जी के बारे में आप जानते हैं, बापू, बिल्कुल। तो गांधी जी ने जिन्ना से एक दिन मीटिंग में पूछा, मीटिंग की गांधी जी ने जिन्ना के साथ, पूछा भाई तुम्हें चाहिए क्या, तुम क्यों बंटवारे के पीछे पड़े हो। ठीक है, ये बंटवारा याद रखना, जिन्ना कौन सी पार्टी से था, मुस्लिम लीग से था। कौन सी पार्टी से, मुस्लिम लीग। ठीक है, पूछा यार जिन्ना तुम बताओ क्यों ये बंटवारे के पीछे पड़े हो। ठीक है, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम को अलग करने में क्यों पड़े हुए। बोला क्या चाहिए तुम्हें, बोला कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है। क्या बनना है, देश का प्राइम मिनिस्टर बनना है। बोला अच्छा जी इतनी सी बात है, तो तुम एक काम करो, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। बोला हाँ कोई बात नहीं, मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। इसी बात पे यहाँ पे एक खबर आई थी। क्या खबर आई थी कि जो जिन्ना के फैमिली डॉक्टर थे ना, पूरी कहानी बता रहा हूँ मैं, जिन्ना के जो फैमिली डॉक्टर थे
जिन्ना के फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था जब बाद में सर्वे किया गया तो उन्होंने कहा था कि ये जिन्ना कितने दिन का मेहमान है, 6 मंथ का मेहमान है ये, बस इसको जो कर रहा था करने देना था। ठीक है, ये अब आगे मैं बताता हूँ आपको कहानी। गांधी जी ने बोला कि तुम इंडिया का डॉक्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। ठीक है, जिन्ना मान गए। मांगने के बाद क्या हुआ, असेंबली में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में क्या हुआ कि जिन्ना की पार्टी हार गई। जब इलेक्शन में जिन्ना की पार्टी हार गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, गांधी जी बोले किसको, जवाहरलाल नेहरू को बोले। अच्छा, आपको यहाँ बता दूं कि जो पहला ये जो असेंबली की जो हुआ था, इलेक्शन हुआ था, इसमें हमारे ना जिन्ना जीते थे ना हमारे नेहरू जीते थे। कौन जीते थे, पटेल। पटेल को साइड करके किसको बनाया गया था, नेहरू को। लेकिन नेहरू से पूछा गया, बोला गया, गांधी जी ने बोला कि नेहरू एक काम करो, तुम ना अपनी पार्टी को छोड़ दो, इस बार जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनने दे दो। तब नेहरू जी ने क्या बोला था कि जिन्ना जिन्ना को हम क्या कर सकते हैं, अपने असेंबली का चपरासी ना बनाए, और आप बोल रहे हैं कि इसे प्राइम मिनिस्टर बना दो। ठीक है, तभी जिन्ना को क्या आया, गुस्सा आया, जिन्ना भड़क गया। जिन्ना जैसे ही भड़का, इसने अब मांग कर दी कि अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मुझे क्या चाहिए, सेपरेट अलग कंट्री चाहिए, जहाँ पे मैं क्या खुद का अपना क्या बनाऊंगा, देश, कंट्री में मतलब खुद का अपना गवर्नमेंट बनाऊंगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तभी से जिन्ना के अंदर क्या हो गया, एक अलग सी आग पैदा हुई, जो कि क्या की, भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टीशन में बात आती है कि भैया भारत और पाकिस्तान तो अलग तो हो रहा है, बट अलग कैसे होगा, क्यों, कारण क्या था अलग होने का। मैं बोल रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान हो तो रहा है, बट ये डिफरेंट अलग कैसे होगा। जो ये पूरा इंडिया है, इंडिया के अंदर ऐसा तो है नहीं कि भाई हिंदू इतने में रह रहे हैं और इतने में हिंदू रह रहे हैं, इतने में मुसलमान रह रहे हैं, ऐसी बात तो है नहीं। ये मान लो पूरा हिंदुओं का है और ये मुसलमान का है, ऐसा बात तो था नहीं। अभी भी आप देखते होंगे कि पूरे ये जो इंडिया है, इंडिया में मुसलमान क्या हो रखे हैं, चारों तरफ मुस्लिम कौम फैली पड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई थी कि ये जो इतना बड़ा हमारा देश है, इस देश में से हम कितने पार्ट करें इंडिया का, क्यों, क्योंकि इंडिया के मुसलमान यहाँ भी हैं, 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 यहाँ भी हैं। अब ये हर जगह जब मुसलमान है तो इंडिया के कितने पार्ट होने चाहिए। तभी यहाँ पे क्या अलग से दिमाग लगाना पड़ा। क्या दिमाग लगाना पड़ा कि देखो, हमें कुछ नहीं करना, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। हम क्या करते हैं कि जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, उस एरिया को हम क्या बना देते हैं, पाकिस्तान बना देते हैं, बाकी इंडिया रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, अब यहाँ पे पता चला कि मुसलमानों की संख्या दो जगह ज़्यादा है, एक इस एरिया में ज़्यादा है और दूसरे इस एरिया में ज़्यादा है। ठीक है, ये जो एरिया आपका वेस्ट है, ये एरिया आपका ईस्ट है। कहते वेस्ट में और ईस्ट में दोनों तरफ क्या मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। तो वहीं डिसाइड हुआ कि यहाँ पे 2 पाकिस्तान बनेगा। कितने पाकिस्तान बनेंगे, 2। एक बनेगा वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा बनेगा ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, डन। अब पाकिस्तान के कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से हो गए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान जो बना, आपको पता है ये बंगाल को काट के बनाया गया। किसको बनाया गया, बंगाल को काट के, बंगाल के नीचे कुछ हिस्से लेके उड़ीसा ये सब ऊपर का, उधर ईस्ट के 7 सिस्टर में से कुछ निकाल लिए गए थे। और इधर जो बनाया गया था, ये पंजाब को काट के बनाया गया था, पंजाब। इसलिए आप अगर गौर करते होंगे तो इधर पंजाबी लोग क्या होते हैं, हट्टे कट्टे मुस्टंडे मुसलमान होते हैं। ठीक है, जितने पाकिस्तानी देखते होंगे हट्टे कट्टे होते हैं। और उधर ये बंगाल का जो मुसलमान है, ठीक है, जो ईस्ट वाले मुसलमान हैं, ये थोड़े नॉर्मल टाइप के होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। चलिए, पार्टीशन के बारे में बता दिया, पार्टीशन के बारे में पूरी कहानी बता दिया। अब पार्टीशन के बारे में पढ़ देते हैं आपको कि कह रहा 14 अगस्त टू 15 अगस्त 1947 पार्टीशन का टाइम था। 2 नेशन स्टेट क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान एग्जिस्टेंस हुआ, मतलब देखने को मिला हमें। एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग, ये किया किसके द्वारा किया था, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के हेड कौन थे, बाद में बताएंगे। ठीक है, अब ये मत बोल दीजिए कि मुस्लिम लीग का हेड जिन्ना थे, जिन्ना नहीं थे, जिन्ना तो उस पार्टी से थे। चलिए, हो गया। डिमांड यहाँ पे क्या हुआ था, पाकिस्तान का यहाँ पे सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, कांग्रेस अपोज टू दिस थ्योरी एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। कांग्रेस ने क्या किया, इसका अपोज किया था। ठीक है, कौन सी, किसका अपोज किया था, थ्योरी ऑफ द डिमांड ऑफ फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। ठीक है, सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स 1940 द पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस। वहीं क्या हो गया, कुछ कांग्रेस के बीच में क्या हुआ, पॉलिटिकल कंपटीशन होने लग गया कांग्रेस के बीच में। एंड द मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश रोल लीड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन पाकिस्तान। मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश रोल बहुत बड़ा था यहाँ पे, और मुस्लिम लीग का पाकिस्तान को बनाने में। ठीक है,
चलिए प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान के बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए, जब हम लोग क्या हुए थे, फ्रीडम हुए थे, हमें फ्रीडम मिली थी और हम अलग हो रहे थे। कहते ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टीज हमें देखने को मिला था। पहला क्या मिला था कि देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी। मैंने वही बताया कि कोई ऐसा एरिया नहीं था जहाँ पे क्या था, मुस्लिम मेजोरिटी थी। ठीक है, वही क्या बताया था कि देयर वर 2 एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, 2 ऐसे एरिया थे जहाँ पे ज़्यादा थे मुसलमान, एक वेस्ट और एक ईस्ट में। तो कहानी बताई थी आपको। सेकेंडली, नॉट अ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वांटेड टू बी द पाकिस्तान। कहता है कि यहाँ पे दूसरा कहता है कि जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी हैं वो ऐसा भी नहीं कि सारे एरिया को पाकिस्तान बना दे। ठीक है, वही क्या था कि लगभग जो मुस्लिम मेजोरिटी थे वो जाना ही नहीं चाहते थे, कहाँ पे, पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते थे। भैया हमें ना जाना पाकिस्तान, हम क्या करेंगे पाकिस्तान, हम इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में रहेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। यहाँ पे क्या था, खान अब्दुल गफार खान, ये इन्हें गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भी क्या किया था, 2 नेशन थ्योरी का अपोज किया था। अपोज मतलब ये भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान 2 कंट्री बने। ठीक है, 2 ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पंजाब एंड बंगाल। और 2 जो मुस्लिम मेजोरिटी जो एरिया था, कौन कौन सा था, मैंने आपको बता दिया। एक बंगाल था तो दूसरा पंजाब था। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ पार्टीशन के बाद क्या क्या दिक्कतें आने लगी। कहता है माइनॉरिटीज ऑफ बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर फील्ड। अब यहाँ पे देखो, अगर जो माइनॉरिटीज है वो दोनों साइड, बॉर्डर के दोनों साइड फील्ड वर्क है। अब मान लो कि एक इंडिया है, एक देश कंट्री है। ठीक है, इंडिया देखिए एक कंट्री है, और एक कंट्री को मान लो मैं 2 पार्ट में तोड़ रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ भैया इधर वाले पर्सन इधर भी आ सकते हो, इधर वाले पर्सन इधर जा सकते हो, जो जहाँ पे हो वहाँ पे भी रह सकते हो। ठीक है, डन। अब यहाँ पे क्या होगा कि इधर वाला जब जाएगा उधर, ठीक है, और उधर जाएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, कहीं रहने के लिए तो अपना सुविधा ढूंढेगा। तो वो क्या करेगा, जो वहाँ की जो सरकार, वहाँ के जो आप कॉमन पीपल है उनको मारेगा। फिर अगर कोई इधर से इधर जा रहा है तो यहाँ पे जो कॉमन पीपल रह रहा है उनको मारेगा। जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुई थी, ऐसे बॉर्डर चेंज करने के कारण जब मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे और हिंदू जब पाकिस्तान से मुस्लिम की ओर आ रहे थे, ठीक है, पाकिस्तानी जब हिंदू की तरफ आ रहे थे तब बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी। ठीक है, इसी कारण से हुई थी कि भैया ये अपने घर से पहले बेघर हो गए, जो ताकतवर थे वो दूसरे को मार के उसके घर में घुस गए। ठीक है, ऐसी कारण से क्या हुआ था, कई बेघर की संख्या इसमें काउंट की गई थी। ठीक है, वहीं पे हमारे बहुत सारे क्या हुए थे, कैंप में भी रहने लग गए थे लोग। क्या भाई यहाँ पे कि बॉर्डर फील्ड देयर होम एंड ऑफ्टन सिक्योर टेम्परेरी शेल्टर्स, वहाँ पे टेम्परेरी शेल्टर लोगों ने बनाना शुरू किया, जैसे रिफ्यूजी कैंप पे क्या आ गया। ठीक है, रिफ्यूजी का मतलब होता है प्रवासी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, वुमेन वर ऑफ्टन abdicate, raped, attacked, killed, वर फोर्सली कन्वर्टेड टू द अदर रिलीजन। देखो यहाँ पे महिलाओं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, उनका रेप किया गया, उन पे अटैक किया गया, उन कई महिलाओं को मार दिया गया, और कईयों को तो क्या फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया दूसरे धर्म में। ठीक है, महिलाओं को भाई कोई भी प्रॉब्लम होती है महिलाओं को सब ज़्यादा झेलना पड़ जाता है। ठीक है, इट्स estimated that the partitions forced about the 84 lakh people to migrate। कहते कि एस्टिमेट अगर हम अप्रोक्स की बात करें तो 80 लाख पीपल जो थे वो क्या हो चुके थे, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने का काम किए थे। मतलब पाकिस्तान कहीं से भारत आ गए, भारत से कहीं पाकिस्तान पहुंच गए। तो कह रहे ये दोनों नए बॉर्डर के क्या हुए थे, आर पार होने लग गए थे। कहते बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड, 5 से 10 लाख लोग क्या हुए थे, मारे गए थे ये पार्टीशंस में। ये बंटवारे में क्या हुए थे, 5 से 10 लाख लोग मारे भी गए थे। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हमने तो पढ़ लिया कि भैया पाकिस्तान जब अलग हुआ था भारत से तो कितनी सारी दिक्कतों को हमें सामना करना पड़ा था। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट को कैसे इंडिया में मिलाया गया। हमारे टोटल 565 प्रिंसली स्टेट थे। कितने थे, 565। यहाँ पे भी ब्रिटिश ने क्या किया, तोड़ने का काम किया। कैसे तोड़ने का काम किया, ब्रिटिश ने यहाँ पे एक पत्र बना दिया। क्या पत्र बना दिया, एक लेटर बना दिया, जिसका लेटर का नाम यहाँ पे देखो दिया होगा, कितना भाई नहीं दिख रहा है तो चलो हम बता देते हैं, बाद में तो दिख ही जाएगा। चलिए, लेटर का नाम क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इस लेटर का नाम था। ठीक है, इस लेटर में क्या था, जो भी साइन इसमें करेगा, जो भी क्या करेगा, इस पे साइन करेगा। ठीक है,
जो भी इस पे साइन करेगा वो क्या करेगा, वो इंडिया का सिटीजन हो जाएगा, और जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। यहीं पे एक और ब्रिटिश ने क्या रूल बनाया वो देखो। ब्रिटिश ने यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए प्रिंसली स्टेट को। कितने ऑप्शन दे दिए? 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया कि वे जिसको जैसे थे वैसे ही रहना है, मतलब जिसको आज़ाद रहना है वो आज़ाद रह सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया कि कोई अगर पाकिस्तान जाना चाहता है पाकिस्तान चला जाए। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया कि अगर कोई भारत में मिलना चाहता है तो भारत में मिल जाए। मतलब 3 ऑप्शन दे दिए किनके पास, ये प्रिंसली स्टेट के पास। तो प्रिंसली स्टेट में लगभग 565 में लगभग 560 मेंबर तो ऐसे थे जो कि बिल्कुल आराम से क्या हो गए, मिल गए। किसमें मिल गए? इंडिया में साइन किया और मिल गए। दिक्कत हमें 3 से 4-5 लोगों ने ही दिया, ठीक है। उन 3-4-5 लोगों के बारे में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि भैया कौन कौन से थे ऐसे जिन्होंने क्या किया था, हमें प्रॉब्लम क्रिएट किया था इंडिया में मिलने के लिए। अच्छा, याद रखना कि जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जो इंडिया का जो मेंबर था, जिसे क्या करना था कि सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलाने का काम करना था, वो इंडिया का हेड कौन किसे चुना गया था? सरदार पटेल को। किसको चुना गया था? सरदार पटेल। इसीलिए सरदार पटेल को आज हम किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, आयरन मैन के नाम से जानते हैं। आयरन मैन से जानने का रीज़न यही है कि उन्होंने बहुत सारे क्या किए थे प्रॉब्लम्स को फेस करके, और सारे प्रिंसली स्टेट जितने भी 566 प्रिंसली स्टेट थे उन सब को किस में मिला दिया? इंडिया में मिला दिया। किसी को भी पाकिस्तान जाने नहीं दिया। हाँ, बंदा चला जाए लेकिन एरिया नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अगर सोचो कोई एरिया पाकिस्तान पहुंच जाता तो क्या होता, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये वाला एरिया है, कुछ ये एरिया है, ठीक है, और पाकिस्तान यहाँ पे एक, ठीक है, एक पाकिस्तान यहाँ पे है उस समय। अब मान लो कोई बंदा बोलता है कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा, तो पाकिस्तान जाएगा तो ये पूरा एरिया उठा थोड़ी लेके चला जाएगा, यहीं पे रहेगा। अब ये पाकिस्तान का एरिया हो गया। अब मान लो इसमें से एक और बोल दे कि मैं भी पाकिस्तान जाऊँगा, अब बीच में भी बोल दे मैं भी पाकिस्तान जाऊँगा, तो हमारे पास पाकिस्तान तो उल्टे सीधे हो जाएंगे भैया। एक पाकिस्तान, 2, 3, 4, 5 पाकिस्तान हो गए, ठीक है। तो हमें हर किसी में क्या लेना पड़ेगा? बॉर्डर लेना पड़ेगा। मतलब बिहार से हमें बंगाल जाना है, बॉर्डर लो। बंगाल से हमें झारखंड आना है, बॉर्डर लो। झारखंड से हमें आंध्र प्रदेश आना है, तो बॉर्डर बोल रहा हूँ। पासपोर्ट वीज़ा बोलते हैं ना, तो हमें बार बार वीज़ा पासपोर्ट लेना पड़ेगा भैया। इधर से इधर जाने के लिए वीज़ा, फिर पासपोर्ट, फिर वीज़ा, फिर पासपोर्ट वीज़ा। तो ये हम क्या करना पड़ता है, मतलब अपने इंडिया में घूमने के लिए हमें बार बार पासपोर्ट वीज़ा चेंज करना पड़ता है। और सोचो अगर गलती से इतने सारे पाकिस्तान बन जाते तो क्या होता? सोचने वाली बात है। अगर हमारे आयरन मैन अगर ऐसा नहीं करते कि पूरा इंडिया को एक करने में अगर असफल हो जाते, ठीक है, फेल हो जाते, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती भाई। कैसे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको पता, एक पाकिस्तान को हम झेल नहीं पा रहे हैं। ये पाकिस्तान समय समय पर क्या करता है, जाके बॉम्ब रख देता है। कहीं दिल्ली में रख देता है, कभी महाराष्ट्र में रख देता है, कभी गुजरात में रख देता है, कभी पंजाब में रख देता है। अब एक पाकिस्तान जब हमें नाक में दम कर सकता है, तो सोचो 10 पाकिस्तान होता तो इंडिया की हालत ही ख़राब कर देता ये। क्योंकि ये छुपा लुका छुपी वाला काम खेलते हैं, ठीक है। तो भैया बहुत बड़ा काम किया था हमारे किसने? लोह पुरुष ने, जिनका नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो भैया इनको तो आपको याद करना चाहिए, ठीक है। कोई नहीं, आप 2 मिनट क्या रखिए, मौन व्रत रखिए उनके लिए कि आपको दुआ ये जगह जगह पे आतंकवादी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। चलिए पढ़ें। कहते ब्रिटिश इंडिया was divided into the British Indian provinces and the princely state। ब्रिटिश इंडिया जो था वो 2 पार्ट में तोड़ रखा था। एक प्रोविंसेस जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर था, दूसरा प्रिंसली स्टेट के अंदर था, ठीक है। मैंने आपको बता दिया टोटल कितने थे, 565 प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट मैं बार बार बोल रहा हूँ, है क्या ये? तो याद रखिएगा, प्रिंसली स्टेट क्या था कि वो स्टेट था जहाँ पे क्या करते थे, राजा किंग रूल करता था। कौन रूल करता था? किंग। लेकिन ये किंग भी क्या था? पपिट ही था। पपिट था। किसका पपिट था? ये पपिट था किंग ब्रिटिश इंडिया का। ये पपिट कैसे था? अगर ये बात नहीं सुनता था, इसकी भी लैंड क्या करते थे, ये रख लेते, कैप्चर कर लेते। तो ये अगर 565 पपिट अगर ब्रिटिश के अंडर में रूल कर रहे हैं, मतलब जरूर ये पपिट ही थे, ठीक है। नहीं तो ब्रिटिशर ने किसी को चलने नहीं दिया भाई। बड़े बड़े राजा महाराजा मार दिए, ये 565 रजवाड़े जो छोटे छोटे एरिया को कब्जा रखा है, इनको नहीं मार पाएंगे। चलिए,
यही मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ आगे क्या लिखा हुआ है कि द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। मैं वही बताया, इंडियन प्रोविंसेस किसके अंडर में था? कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन प्रिंसली स्टेट 1/3 कवर्ड ऑफ लैंड एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडियन का 1/3 लैंड कवर किसने कर रखा था? ये पपेट ने। पपेट मतलब प्रिंसली स्टेट्स ने। प्रॉब्लम क्या था? प्रिंसली स्टेट्स वुड बी लैप्स ऑल्सो लैप्स, बहुत सारे क्या हो गए? मिल गए। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे क्या किया? प्रॉब्लम भी क्रिएट की। पहला जो प्रॉब्लम क्रिएट किया वो कौन किया? हमारा प्रॉब्लम क्रिएट पहला कौन किया? तो याद रखना, केरल का एक रूलर था, ठीक है, जिसे त्रावणकोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रावणकोर। तो त्रावणकोर का सबसे पहला था जिसने बोला कि भैया हम तो आज़ाद रहेंगे, ठीक है, हमारा नाम आज़ाद है। बहुत मारा है इनको। पहला बंदा यही था जो इन्होंने क्या किया था? नाक में दम किया था, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया। आराम से इसे हमने समझाया, ठीक है। लेकिन मना करने वाला पहला अगर कोई था तो त्रावणकोर का था। अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि पहला कौन था जो क्या किया था? इंडिया में मिलने से मना कर दिया था और बोला था मैं आज़ाद रहूंगा, तो कौन था? त्रावणकोर का राजा। नेक्स्ट सेम निज़ाम के साथ यही था। निज़ाम कौन था? इसके बारे में मैं थोड़ा आपको आगे कहानी बता दूंगा, इसकी बड़ी वो कहानी है, ठीक है। दो हो गया। निज़ाम कहाँ का था? हैदराबाद का था, ठीक है। तीसरा आपका मणिपुर है। चलिए यहाँ एक दो और नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा, सबकी कहानी बता दूंगा। पहला देखो त्रावणकोर, दूसरा हैदराबाद, तीसरा आपका मणिपुर, चौथा आपका जूनागढ़, पांचवा आपका जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इतने लोगों ने क्या किया था? इंडिया में मिलने से मना कर दिया था। बाकी पढ़ते हैं सबके बारे में। त्रावणकोर के बारे में कुछ ज़्यादा कहानी नहीं है, हम पढ़ते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद का जो राजा था उसका नाम था निज़ाम। क्या नाम था? निज़ाम। निज़ाम जो था ना, ये बहुत पैसे वाला था। कहता है कि भैया इंडिया की एक पीढ़ी को ना ये आराम से बिठा के खिला सकता था, इतना पैसा था इसके पास। मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड, उल्टा सीधा बोलते हैं, मोस्ट रिच पर्सन, लॉट्स ऑफ मनी हैव, ठीक है, दे हैव लॉट्स ऑफ मनी। पूरी एक मतलब पूरा इंडिया के पूरे जितने भारत में लोग हैं उनकी एक पीढ़ी को ये खिला सकता था, इतना पैसा लेके बैठा पड़ा था निज़ाम। निज़ाम कौन था? निज़ाम याद रखना ये पोस्ट था, यहाँ का राजा जो था उसको निज़ाम कहा जाता था, ठीक है। कल को मेरे से पूछ दो भैया ये निज़ाम तो कोई राजा था ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं निज़ाम क्या था? पोस्ट था। क्या पोस्ट था? ये वहाँ पे राजा को निज़ाम कहा जाता था, ठीक है। निज़ाम दाढ़ी बनाने वाला निज़ाम नहीं, निज़ाम। चलिए निज़ाम के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं निज़ाम जो था बहुत अमीर था। ये अमीर के साथ साथ पागल भी था। पागल क्यों है? क्योंकि भैया ना कुत्तों की शादी करवाता था। किसकी शादी करवाता था? कुत्तों की शादी करवाता था। और कुत्तों की शादी एकदम पूरी धूमधाम से करवाता था, ठीक है। वो निज़ाम था। ये निज़ाम कहते हैं कि निज़ाम की अपनी आर्मी थी। निज़ाम की क्या थी? अपनी आर्मी थी, जिसे क्या कहा जाता था? इनकी आर्मी को कहा जाता था रजाकर। क्या कहा जाता था? रजाकर। रजाकर इनकी आर्मी का नाम था। निज़ाम के बारे में बताऊं मैं आपको, तो निज़ाम बड़ा खतरनाक राजा था। निज़ाम ने बोल दिया, क्या बोला? हमें हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। क्या बोला इसने? कि आई एम गोइंग टू पाकिस्तान। मैं कहाँ जाऊँगा? पाकिस्तान जाऊँगा, मुझे रोक लो। बोला है पटेल ने, अच्छा बेटा तुम पाकिस्तान जाओगे, रुको तुम्हें रोक के दिखा दें। निज़ाम जो था बोला पाकिस्तान जाऊँगा, मैं इधर नहीं रुकूंगा। अब देखो निज़ाम का मैं हैदराबाद के बारे में थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ। ये इंडिया है हमारा, ये इंडिया है, हाँ जी ये इंडिया। अब इंडिया ने हैदराबाद का कुछ ये पूरा एरिया कैप्चर कर रखा था। मतलब जो पाकिस्तान इंगे है, इंगे भी है, अब इंगे भी हो जाता, मतलब 3-3 पाकिस्तान हो जाता। तो हैदराबाद को पकड़ा पटेल जी ने। क्या पकड़ा? पटेल साहब ने पकड़ा। बोला कहाँ जाएगा? आई एम गोइंग टू इंडिया। इंडिया जाएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। पटेल ने पूछा उससे कहाँ जाओगे बाबू? बोला हम पाकिस्तान जाएंगे। आई एम गोइंग टू पाकिस्तान। शाह जी इंग्लिश बोलता, हमसे मिलो तुम, हम गुजराती हैं, गुजराती वालों से मिलो। चलो यहाँ पे जब बोला पटेल साहब ने कि तुम जाओगे, बोला हाँ जाएंगे। कहा ठीक है, एक काम करो। बोला क्या करें? बोला
तुम क्या करा लो, जनमत संग्रह करा लो। जनमत संग्रह क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जनमत संग्रह ये होता है कि आप ना जन से संग्रह करा लो, जन लोगों से पूछ लो कि लोग क्या चाहते हैं कि ये हैदराबाद इंडिया में मिले या पाकिस्तान जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई दिक्कत। क्या दिक्कत आ गई? निज़ाम को पता था कि भैया मुसलमान तो मैं ही हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदुओं की है। ठीक है, बोला ऐसा नहीं होगा, सब लोग क्या कह देंगे, बोल देंगे मैं इंडिया में रहूँगा, हिंदू को हिंदुस्तान थोड़ी, हिंदुस्तान में हिंदू थोड़ी बोलेंगे कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा। निज़ाम ने बोला कुछ नहीं होगा ऐसा, तुम भगो यहाँ से। बोला अच्छा जी। रातों रात क्या किया, पटेल ने अपनी सेना उतार दी, इंडियन आर्मी उतारी। इंडियन आर्मी उतार के पूरे हैदराबाद के रात को कौन से ड्रेस में, ना इंडियन आर्मी में नहीं बाबू, इनको उतारा सिविल ड्रेस में। सिविल ड्रेस में उतारने के बाद सबके घरों में घुसा दिया। बोला सबके घरों में जाओ और सबको धमकी दे के आओ। क्या धमकी दे के आओ? कि हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ठीक है, बोला ठीक है, इतना हो गया सब। अब निजाम कह रहा है पाकिस्तान जाएंगे, अब इनको लेके कैसे जाएगा पाकिस्तान भैया, सबको धमकी मिली हुई है, इंडियन आर्मी ने धमकी दे दिया। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, निजाम आराम से रह रहा था। एक दिक्कत का भाई मैं बताता हूँ। तेलंगाना हैदराबाद का एक एरिया था, आपको पता है तेलंगाना जो हमारा अभी 29वां स्टेट बना था, जो कि अभी 28वां स्टेट बन के रह गया। ठीक है, तो 29वां स्टेट जो हमारा तेलंगाना बना, तेलंगाना में क्या हुआ, ये रजाकर सेना ने क्या कर दिया, यहाँ पे तेलंगाना में विद्रोह चल रहा था। ठीक है, उसी विद्रोह को दबाने के लिए रजाकर सेना पहुंची और रजाकर सेना ने यहाँ पे महिलाओं के साथ बहुत गलत किया भाई। महिलाओं को, कई महिलाओं को मार दिया, जबरन कर, रेप वूप का केस आने लग गया। तब यहाँ पे हमारे पटेल जी आए, एरोप्लेन लेके, इंडियन आर्मी लेकर आए, यहाँ पे लाए और सबको भूना, और सबको भून के पहले देखा और सबसे पहले जाके चुना कि भैया कहाँ है ये हमारा निज़ाम, इसका थोड़ा सा बना दे हम हजाम, समझे। निज़ाम को पकड़ने के लिए ढूंढा तो दौड़ा, तो वैसे ही निज़ाम क्या हो गया, अपने कुत्तों के साथ चला गया, भाग गया, किधर की ओर भाग गया, पाकिस्तान चला गया। ठीक है, और पूरा एरिया छोड़ के चला गया इंडिया के लिए। और जब ये पाकिस्तान की ओर लिए भागा तो उसका जो मंत्री था, सेनापति था, प्रधानमंत्री था, जो भी था, ठीक है, उसने क्या कर दिया, साइन कर दिया कि भैया देखो मैं इंडिया, ये हैदराबाद है, ये इंडिया का पार्ट है। ठीक है, किसने साइन किया? निज़ाम ने नहीं किया, निज़ाम तो भाग गया कुत्तों को लेकर, आगे शादी कराने के लिए चला गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पूरी कहानी पढ़ देता हूँ कि हैदराबाद के बारे में इसमें क्या लिखा है। ये तो मेरी कहानी थी। चलिए, त्रावणकोर के बारे में बता दिया। नेक्स्ट, वेयर इज हैदराबाद निज़ाम। The Nizam of Hyderabad made similar announcement of the next year. Very next day. अगले दिन क्या हुआ, निज़ाम ने भी सेम चीज़ बोला कि मैं भी क्या करूँगा, मैं पाकिस्तान जाऊँगा। Before 15th August 1947, the rulers of the most of the state signed document called the Instrument of Accession। मैंने कहा ना मिल जाएगा। Instrument of Accession पे सबने क्या किया, 15 अगस्त 1947 से पहले सबने क्या किया, इस डॉक्यूमेंट पे साइन करके इंडिया के पार्ट हो गए। लेकिन which means that the their states agree to become a part of a union of India। तभी जाके क्या करेगा, ये इंडिया का पूरा यूनियन बनेगा। प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, मैंने बताया था, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट किए, क्या किए, इंडिया में शामिल होने के लिए। उसमें से सबसे खतरनाक जो मैंने आपको बताया हैदराबाद के बारे में, हैदराबाद द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स वाज द सराउंडेड एंटायर बाय द इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट किसके पास था, हैदराबाद के पास। सम पार्ट्स ऑफ द हैदराबाद, कुछ हैदराबाद स्टेट था। टुडे पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी उसके अंदर था, कर्नाटक भी था, आंध्र प्रदेश था। देख रहे हो कितना बड़ा ले रखा था इसने, मतलब इतना बड़ा तो आधा तो पाकिस्तानी बन जाता है। इट रूल्स कैरीड द टाइटल बताया था कि मैंने, पोस्ट था, टाइटल था निज़ाम। ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट, मैंने बताया था दुनिया का सबसे अमीर आदमी यही था, बिल गेट्स से भी ज़्यादा बड़ा था ये। ही एंटर्ड इनटू द वाज द कॉल्ड द सैंड स्टील एग्रीमेंट। इसने क्या किया, एंटर्ड किया सैंड स्टील एग्रीमेंट के विद द इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर अ ईयर। नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड इंटरफेयर अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, इंटरफेयर किया। रजाकर एंड इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव टू कंट्रोल द निज़ाम फोर्स। निज़ाम फोर्स को क्या किया, वहाँ से भगाने का काम किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे बाबा जी हैं मणिपुर। मणिपुर देखना आज भी हमसे नाराज़ है। नाराज़ होने के कारण तो हम भी नहीं जानते क्यों हमसे नाराज़ है, कोई नहीं। आगे आपको बताता हूँ मणिपुर के बारे में। मणिपुर क्या था,
मणिपुर का भी कुछ ऐसा ही था। मणिपुर मान लो ये मणिपुर है, मणिपुर कुछ ऐसा तो नहीं है लेकिन है मान लो। जो मणिपुर जो है, मणिपुर में पहुंचे पटेल साहब को बोले तुम क्या चाहते हो? बोला हम तो फ्रीडम चाहते हैं भैया, हम आज़ाद रहेंगे, हम किसी में नहीं जाएंगे। बोला अच्छा जी। मणिपुर के जो राजा थे उनका नाम था बोध चंद्र सिंह। मणिपुर के जो बोध चंद्र सिंह थे वो बोले आई एम गॉट फ्रीडम, मैं आज़ादी चाहता हूँ एंड मैं आज़ादी ले लिया, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बोला अच्छा जी, तेज ही दिखाओगे, चलो आओ। मणिपुर के पास पटेल साहब पहुंचे। पटेल साहब ने बोला कि काम करो, ठीक है यार तुम आज़ाद रहना चाहते हो आज़ाद रहो, लेकिन तुम मेरी एक बात सुन लो। बोला क्या साहब जी बताओ। बोला तुम एक काम करो, हमारे साथ ना एक ये करो, एक एग्रीमेंट साइन किया और उसके अंदर क्या करवाते हैं हम, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन करवाते हैं, नेक्स्ट मंथ जो भी लिखा होगा, ठीक है। हम क्या करवाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं। इलेक्शन में आपको पता है कि ये पब्लिक आपकी तरफ है, आपको सपोर्ट करती है, जनता आपको चाहती है, ठीक है। तो हम इलेक्शन करा लेते हैं। अगर इलेक्शन में क्या करेंगे कि अगर आप जीत गए तो हम क्या कर देंगे, मणिपुर को आज़ाद छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप हार गए, मतलब पब्लिक आपको नहीं चाहती, और अगर पब्लिक आपको नहीं चाहती है तो ये पार्ट मणिपुर किस में शामिल हो जाएगा, इंडिया में शामिल हो जाएगा। बोध चंद्र सिंह बोले कोई दिक्कत नहीं यार, आप इलेक्शन करा लो, पब्लिक तो मेरी तरफ ही है। बोला अच्छा ठीक है जी। कराया गया इलेक्शन। इलेक्शन में क्या कर दिया, पटेल साहब ने धांधलीबाजी कर दी। पता था पटेल साहब को कि ये सारे लोग वोट किसको देंगे, बोध चंद्र सिंह को देंगे। पटेल साहब ने क्या किया, धांधलीबाजी करके मणिपुर को भी क्या कर लिया, अपने में मिला लिया। अच्छा ये धांधलीबाजी के कारण क्या हुआ, मणिपुर को हमने स्पेशल राइट भी देना पड़ा कि भाई काम करो, तुम्हें लगता है कि हमने गलत किया तुम्हारे साथ तो तुम्हें हम कुछ स्पेशल राइट्स देते हैं, ठीक है। उसके तहत मणिपुर को एक स्पेशल दर्जा दिया गया, स्पेशल प्रिविलेज दिया गया, विशेष अधिकार दिया गया कि हम आपको अलग कुछ ट्रीट करेंगे बाकी स्टेटों से। बोला ठीक है। और ये धांधलीबाजी के कारण ही क्या है, हमसे मणिपुर आज भी क्या है, नाराज है। नाराजगी समझ सकते हैं, लेकिन क्या करें, इंडिया को यूनियन बनाना था कि नहीं। चलिए अब मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं कि अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर से द महाराजा बोध चंद्र सिंह हैड इलेक्शन इन मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में इलेक्शन हुआ। इन जून 1948 द स्टेट बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। कब, मतलब यहाँ पे संविधान भी रहेगा और राजपाट भी रहेगा, मतलब राजा भी रहेगा। आगे यहाँ पे क्या हुआ कि मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट, मणिपुर ऐसा पहला पार्ट था जहाँ पे क्या हुआ था, इलेक्शन बेस्ड पे यूनिवर्सल इलेक्शन बेस्ड पे क्या हुआ था, इंडिया में मिलाया गया था, ठीक है। कौन सा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पहली बार कहाँ हुआ था, मणिपुर में हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीड इन प्रेशरिंग द महाराजा, ये गवर्नमेंट क्या हुई, सक्सेस हुई किसको, महाराजा बोध सिंह को मनाने में और साइन कराने में और मर्ज कराने में, किसमें, इंडिया में। कौन सा एग्रीमेंट के तहत, एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। द गवर्नमेंट डिड सो विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के इलेक्शन के बाद ही क्या हुआ था, हमने मणिपुर को अपने में मिला लिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नया टॉपिक आ गया। इस नया टॉपिक को पढ़ने से पहले यहाँ पे हमने कितने को पढ़ लिया, मणिपुर के बारे में पढ़ लिया, त्रावणकोर के बारे में पढ़ लिया, हैदराबाद के बारे में पढ़ लिया। दो रह रहे हैं हमारे, दोनों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे खतरनाक तो हमारा कश्मीर वाला है। कश्मीर का तो भैया अलग ही कहानी है। कश्मीर ने तो हमें नाक में दम कर दिया था। कश्मीर की कहानी सुनते हैं, आओ। कश्मीर तो मैं कन्याकुमारी, वेट फॉर मिनट, दिखेगा, कलर ही नहीं दिख रहा यार, लाल निकाल देगा बाल, हरा रहेगा धारा। चलो ये कलर देखते हैं, ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं दे रहे। चलो आपको मैं बताता हूँ जम्मू कश्मीर की कहानी। एक तो यार ये ना जम्मू कश्मीर की कहानी बताता हूँ। किसकी कहानी बता दूँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो राजा था उसका नाम था हनी सिंह। ना 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 ना, हनी सिंह नहीं, हरी सिंह। क्या यार तुम हनी सिंह सुनते हो, क्या नाम है, हरी सिंह।
जम्मू कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, हरि सिंह नाम समझ में आ रहा है आपको, ये क्या है? इट्स, बोलो बोलो, सही पकड़े, हिंदू है। कौन है? हिंदू। अब जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है ये क्या है? मुस्लिम मेजोरिटी है, पॉपुलेशन मुस्लिम है, हरि सिंह हिंदू है। अब यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। क्या कॉन्फ्लिक्ट हो गया? यहाँ पे पहुंचे पटेल साहब, पटेल साहब ने बोला कि साहब हमें तो आप पे पूरा भरोसा है कि आप इंडिया में मिलिएगा। हनी सिंह ने मना कर दिया कि आपका भरोसा हम तोड़ने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, हम इंडिया में नहीं मिलेंगे, हम क्या रहेंगे? आज़ाद रहेंगे, हमें फ्रीडम चाहिए, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। बोला अब तेरी, तुम भी ऐसे निकले, तुम तो यार हिंदू थे, हिंदुओं का सपोर्ट नहीं कर रहे हो। बोला ना भैया, हम तो आज़ाद रहेंगे, जम्मू कश्मीर आज़ाद रहेगा, जम्मू कश्मीर बहुत बढ़िया इलाका है, जम्मू कश्मीर ठंडा इलाका है, बर्फीला इलाका है, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, हरि सिंह बोले आज़ाद रहेंगे। आज़ाद रहने के बाद क्या हुआ? 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। 1948 में क्या हुआ? कुछ हमारे बाबू सरकार जो हमारी हेल्प करना चाहते थे वो आगे कश्मीर में घुस गए, जो कि पाकिस्तानी थे। ये जब पाकिस्तानी हमारे चमचे जब पाकिस्तान में घुसे तो देखो क्या हुआ। आओ, ये एरिया है, मान लेते हैं ये एरिया है। अब ये पाकिस्तान में घुसे, पाकिस्तान में घुसने लग गए, और सॉरी 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 क्या क्या बोल देता हूँ मैं। ये अब कश्मीर में घुसे। कहाँ पे घुसे? कश्मीर में। कश्मीर में जब घुसने लग गए तो पसीना छूटने लग गया। किसका? हमारे हरि सिंह का। जब हरि सिंह का पसीना छूटने लग गया, मतलब हनी सिंह का नहीं, हरि सिंह का पसीना छूटने लग गया, तब इन्होंने भेजा अपना चेले को, प्रधानमंत्री को भेजा कि भाई ये काम करो, जल्दी जाओ और तुम हेल्प लेके आओ उनसे, इंडिया के से हेल्प लेके आओ कि हमारी मदद करें, नहीं तो ये पूरा कश्मीर पाकिस्तान के अंदर चला जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कश्मीर पाकिस्तान जाए, मैं चाहता हूँ कश्मीर क्या रहे? आज़ाद रहे। बोला अच्छा जी। प्रधानमंत्री पहुँचे हरि सिंह के प्रधानमंत्री पहुँचे हमारे पटेल साहब के पास। पटेल साहब के पास पहुँचे, बोला हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है। बोला साहब हम पे अटैक कर दिया कश्मीर ने। क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अब पाकिस्तान ने क्या कर दिया? हम पे अटैक कर दिया, आप हमारी मदद कर सकते हैं, आप ही हमारे माई बाप हैं। बोला अच्छा जी, हम तो नहीं कर सकते तुम्हारी मदद। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तुमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन नहीं किया है। बोला अच्छा जी। वहीं पे लेटर भेजा। किसको लेटर भेजा? हरि सिंह को। हरि सिंह को लेटर भेजा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं इंडिया के। बोला अच्छा, तुम एक काम करो, साइन कर दो, जल्दी साइन कर दो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने उनके क्या किया? साइन किया। जैसे साइन किया यहाँ पे, तो हमारा जब तक साइन हुआ था तब तक ये पूरा इलाका, जिसे POK के नाम से जानते हैं, ये POK का पूरा इलाका पाकिस्तान के अंदर, मतलब इतना एरिया ये लोग पहुंच चुके थे, लेके घुस गए थे। ठीक है, ये पूरी कहानी मैं आपको बता दूंगा। एक और चैप्टर हमारा आगे कश्मीर के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ बताऊंगा मैं आपको अच्छे से। ठीक है, आप घुसे, इधर से हम लोग घुसे और हम लोगों ने बहुत मारा। हम लोग तो लाहौर तक पहुँच गए। कहाँ पहुँचे? जब हमने मारना शुरू किया उन्हें, तो हम पहुँच गए लाहौर। ये लोग करने लग गए लाहौर विलकत। ठीक है, हम पहुँचे लाहौर। जब लाहौर पहुंच गए तो जैसे लाहौर तक पहुंचे, वहीं पे हमारे नेहरू, चाचा नेहरू जी, जो कि भैया पाकिस्तान करवाए थे, नया पाकिस्तान बनवाने जा रहे थे, चाचा नेहरू ने बोला कि जो जहां है वहीं से रिटर्न हो जाए। मतलब हमारी इंडिया जो लाहौर पहुंची थी, लाहौर से रिटर्न हो गई, और वहीं पे बोला कि इस मैटर को हम जाके UNO में सॉल्व करेंगे। कहाँ सॉल्व करेंगे? UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम जाके क्या करेंगे? इस मैटर को सॉल्व करेंगे। बोला ठीक है साहब, जैसी आपकी इच्छा। अब UNO जैसी पहुंचे, UNO में पता चला कि UNO तो भैया अमेरिका तो पाकिस्तान के साइड है। अब इंडिया का जो कश्मीर का हिस्सा था, ठीक है, छोटा सा POK जो पाकिस्तान ने ले रखा है, वो हिस्सा आज तक भी पाकिस्तान के अंदर है। और हम कहाँ पहुँच गए थे? लाहौर तक पहुँच गए थे, उसमें से हमें थोड़ा सा भी नहीं मिला। ये करामत थी हमारी नेहरू जी की, नहीं तो फिर पाकिस्तान आधा फिर हमारे अंदर आ जाता, और पाकिस्तान की हैसियत नहीं होती कि हमसे दोबारा वो जवान लड़ाता। समझ गए? ये पूरा मैटर था पाकिस्तान का। यहीं से क्या हुआ? हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर क्या हुआ? इंडिया का पार्ट बना। मणिपुर आपको बता ही दिया, कश्मीर भी बता दिया। जूनागढ़ का कुछ खास नहीं था। जूनागढ़ का इतना था कि जो पूरे इंडिया को एक करने बैठे थे वो खुद जूनागढ़ से थे। मतलब पटेल जी हमारे कहाँ से थे? जूनागढ़ से थे। अब पटेल जी जो जूनागढ़ से थे, जूनागढ़ के जो राजा बोले कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा। अब तेरे पटेल साहब का सर चकरा गया कि मैं जो
आदमी जो पूरे भारत को एक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कल मैं पाकिस्तान का हो जाऊंगा। पटेल का दिमाग फिरा। पटेल साहब ने बोला कि यार तुम पागल हो क्या, थोड़ा इतना बढ़िया इंडिया का कल्चर है, सब कुछ इंडिया में, तुम पैदा हुए इंडिया में, सब कुछ इंडिया में हो, तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो? बोला हाँ मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं पाकिस्तानी हूँ। बोला अच्छा जी रुको। बोला तुम इंडिया में शामिल हो गए? बोला नहीं होऊंगा। बोला रुको, तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, अगली बार आऊँगा पूरी सेना लेके जाऊँगा, तुम्हारा पूरा ये साम्राज्य तहस नहस कर दूंगा। बोला मैं नहीं डरता। बोला ठीक है भैया। अगले दिन आए पटेल साहब, और पटेल साहब ने इनको क्या किया, अपनी आर्मी खड़ी कर दी इनके सामने। बोला आप बोलो, अब बोलो कहाँ बोलते हो तुम? ये आर्मी देख के इसकी आंखें बाहर आ गई। बोला यार तुम तो, मुझे लगा मजाक कर रहे हो, तुम आर्मी खड़ा कर दियो। तब जाके ये भी भाग गए। ये भागे तो इनके चेले ने क्या किया, साइन किया, और साइन करने के बाद जूनागढ़ किसका हो गया, इंडिया का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ 5 हिस्से थे, जिसमें से अब आप बोलोगे यार लड़ाई करने गए थे जूनागढ़ के पास पटेल साहब, तो आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना है कि बाई प्रेशर, ठीक है, हमने क्या किया था, मर्ज किया था जूनागढ़ को। डन। आज की वीडियो सबसे लंबी हो रही है राजा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि एक टॉपिक बचा हुआ है हमारा, इसके बाद ये चैप्टर एक पूरी मतलब 1 शॉट में ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके अलावा आपको इस चैप्टर से कुछ नहीं पढ़ना, और इससे बाहर आएगा भी नहीं, आएगा डेट उट आएगा वो देख लेना। अब हम क्या हो चुके थे, हमारी इंडिया सबको मिला उला के इंडिया एक मस्त कंट्री बन चुका था। ये इंडिया हमारा कंट्री बन चुका था, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई कि हम पे अभी तक 14 स्टेट थे। कितने स्टेट थे? और 6 यूटी थी मेरे हिसाब से, बाकी आपके नए हिसाब से देख लेना, कोई डाटा मिसप्रिंट हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। क्या बोला, 14 स्टेट है, 6 यूटी है। अब 14 स्टेट है, और आपको पता है अभी हमारे पास टोटल 28 स्टेट है। तो क्या इसमें दिक्कत हुआ भैया कि डबल हो गया स्टेट? तो उसके दिक्कत के बारे में, उसी प्रॉब्लम के बारे में हम जानेंगे। क्या हुआ यहाँ पे देखो कि नाउ द चैलेंजेस वाज टू ड्रॉ इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन की इंटरनल बाउंड्रीज में क्या हो गया, चैलेंज ड्रॉ हो गया। कहता है कि एक बंदा था जिसका नाम था श्री राम मल्लू। क्या नाम था? श्री राम मल्लू स्टार्टेड अ फास्ट। यहाँ पे एक बंदा था जो कि क्या है, आंध्र प्रदेश का बंदा था। आंध्र प्रदेश की 2 लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश क्या बोलता था कि तेलुगु और तमिल, इन दोनों को क्या करो, अलग करो। तमिल और तेलुगु को क्या करो, अलग करो। मतलब तेलुगु और तमिल के लिए अलग अलग स्टेट बनाओ। ठीक है, क्या बनाओ, तमिल और तेलुगु के लिए अलग अलग स्टेट बनाओ। तो आंध्र प्रदेश पहले आपको तमिलनाडु का हिस्सा होगा, तभी तो। अब तमिलनाडु का हिस्सा था, आंध्र प्रदेश को बोला अलग किया जाए। क्या किया जाए? अलग किया जाए, तेलुगु भाषी लोगों को अलग किया जाए। ठीक है, अलग करने की जब बात आई तो सरकार मान नहीं रही थी। सरकार कह रही थी यार तुम क्या अलग ड्रामा लेके बैठे हुए हो, हम अब तेलुगु को अलग करे बैठ के तमिल से, जो है शांत रहो ना आराम से, अब देश के आज़ाद हो ही गया, आराम से रहो। श्री राम मल्लू नहीं माने, वो बोले ऐसा नहीं होगा, तमिल से तेलुगु अलग होके रहेगा। अब श्री राम मल्लू ने क्या किया, 19 अक्टूबर 1952 को श्री राम मल्लू ने रख दिया फास्ट मतलब अनशन, हड़ताल रख दिया, भूख हड़ताल। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, हंगर क्राइसिस करेंगे। ठीक है, हंगर मूवमेंट करेंगे, हंगर मूवमेंट में हम भूख हड़ताल पे रहेंगे, और हम जब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक हमारा तेलुगु भाषी लोग अलग नहीं हो जाते। ठीक है, चलिए। द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एश्योर्ड सपोर्ट फॉर द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश। वहीं प्रधानमंत्री नेहरू ने क्या क्या सपोर्ट किया, कैसे क्यों सपोर्ट किया, उसके बारे में मैं थोड़ा सा नीचे बता दूंगा। आपको शायद लिखा हुआ है नीचे, पूरी कहानी लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है तो हम आपको बता देते हैं, लिखी होगी तो बाद में दोबारा पढ़ देंगे। क्या हुआ देखो, नेहरू ने सपोर्ट किया, ठीक है, बना दिया। लेकिन यहाँ पे श्री राम मल्लू जो है, इन्होंने जब फास्ट स्टार्ट किया तो ये कहते हैं कि 15 दिसंबर को ये मर गए फास्ट में, मतलब भूख हड़ताल करते करते ये मर गए 15 दिसंबर 1942 को। अब देखो 19 अक्टूबर को और 15 दिसंबर को लगभग 58 डेज का क्या किया था इन्होंने, भूख हड़ताल किया था, और इसी भूख हड़ताल में क्या हुआ, ये मर गए। अब जब भूख हड़ताल में मर गए तो क्या हुआ, वायलेंस क्रिएट हो गया। अब रिजल्ट क्या हुआ, वाइड स्प्रेड क्या हुआ, रियोटिंग हुआ, वायलेंस हुआ, मैनी रीजन से आंध्र प्रदेश के अलग अलग एरिया में होने लग गया। और नेशनल मूवमेंट एज द प्रोमिस्ड लैंग्वेज। तो अब यहीं पे क्या हुआ भैया, जबरदस्ती हमें क्या करना पड़ा कि पूरे भारत को हमें फॉर्मेशन करना पड़ा, किस बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, लिंग्विस्टिक बेस पे हमें क्या करना पड़ा, इंडिया का
फॉर्मेशन करना पड़ा। द डिसाइडेड ऑफ द नेशन लीडरशिप वाज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल्स। कहते हैं आफ्टर द लार्ज प्रोटेस्ट, ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि फॉर्मेशन होगा और सेपरेट होगा आंध्र प्रदेश, आंध्र स्टेट अलग होगा, और ये अलग कब हुआ? दिसंबर 1952 में। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा इनकरेज द स्ट्रगल ऑफ मेकिंग अदर स्टेट्स। अब यहाँ पे भाषा के आधार पर अलग अलग देश क्या हो गए? खड़े हो गए कि हमें भी क्या करो, अलग करो, हम भी नहीं रहना चाहते। ठीक है, सारे एक दूसरे से अलग होने चालू हो गए। हरियाणा पंजाब से अलग होने लग गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होने लग गया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से अलग होने लग गया, सॉरी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होने लग गया, पूर्वांचल एरिया अलग होने लग गया। तो ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएशन शुरू हुआ? ये सारे शुरू होने का एक ही रीज़न था। वो रीज़न क्या था कि हमारे श्री राम मल्लू जी। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने फॉर्म किया गया था 1953 में। दोबारा हमने क्या बोला? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन होगा, इसी के तहत क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, 1953 में बनाया गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रॉ कर दिया बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, दोबारा ड्रॉ किया बाउंड्री स्टेट का ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एक स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के द्वारा क्या किया? स्टेट की जो बाउंड्री थी, जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इतना बड़ा था, इतना बड़ा कुछ था, वो तमिलनाडु को काट दिया, छोड़ा हो गया, आंध्र प्रदेश ही हो गया। समझे? तो मतलब स्टेट की बाउंड्री को क्या कर दिया? अलग कर दिया और पास किया। 1956 में इसे पास किया गया। लेड टू क्रिएशन 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरी बिंग गिविंग इन यूनिफॉर्म बेसिस ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। अलग अलग स्टेट बाउंड्रीज के थ्रू बढ़ गया ये, और बाद में देखते 14 से हमारे कितने हो गए? 28 हो गए। ठीक है, आपके पेपर में पूछता है कि कौन कब कब हुआ था, इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है। ठीक है, समझ गए? आज का चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आपको, मुझे ये तो नहीं पता कि भैया कितना मज़ा आया होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपने ढंग से इस चैप्टर को पूरा वीडियो सुना है तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको कहीं पे जाके पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज में डिफ़ॉल्ट हो सकती है, क्योंकि मैं नया अभी टीचिंग लाइन में आया हूँ। ठीक है, यूट्यूब में मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, नया पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे सब्सक्राइबर भी देख लीजिए, 350 के आसपास ही है। ठीक है, फिलहाल धीरे धीरे मैं अपनी लैंग्वेज में क्या करूँगा? सुधार करूँगा। कम्युनिकेशन स्किल जितनी बढ़िया होती चली जाएगी, मेरे को लगता है कि इससे बढ़िया भी आपको कोई यूट्यूब में समझा सकता है। ठीक है, आप देखिए आराम से वीडियो को। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, नहीं दिक्कत है तो भैया शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, कि हमने भैया आज एक चैप्टर पढ़ा, एक टीचर थे जो कि पता नहीं कैसा पढ़ाते थे, लेकिन मज़ा आया पढ़ के। समझे? चलिए, राम राम, जय श्री राम।